कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर है जी हमारा 36। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर 6 को कंक्लूड करेंगे। पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं हमारे, उनको अटेम्प्ट करेंगे और फिर इसके बाद हम कंसेप्ट्स की तरफ चलेंगे। लेकिन कंसेप्ट्स की तरफ जाने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। वैसे कल भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे ऐसे। चलिए कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं? अटेंटिव में स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत अहम क्वेश्चन, बल्कि आपको आज की जो होम असाइनमेंट दी गई है उसमें मैंने दोबारा 2 क्वेश्चंस आपको दिए। हालांकि अगर आप नोट करें ये दोनों क्वेश्चंस आज की असाइनमेंट में डिस्कस हो रहे हैं। दोबारा इसलिए दिए ताकि आप घर से खुद भी करें, और ये 2 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके पूरे लॉ की केस स्टडीज की प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, कंसेप्ट की बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे और आपको होम असाइनमेंट में भी दिया, लाजमी आपने इसको घर में प्रैक्टिस करना है। इसमें खास तौर पे आप बाज़ औक़ात कंफ्यूज होते हैं कि जब कोई एसोसिएटेड कंपनी या होल्डिंग कंपनी है तो डिस्क्वालिफिकेशन अगर एक कंपनी में है तो क्या इस एक कंपनी की वजह से किसी दूसरी कंपनी में भी डिस्क्वालिफिकेशन राइज हो सकती है? तो कभी एसोसिएटेड की बात करता है, कभी होल्डिंग सब्सिडियरी। वो कंसेप्ट भी इन क्वेश्चन में कवर हो रहा है। क्या कह रहा है? दाऊद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ जमाल लिमिटेड। वाइफ ऑफ दाऊद इज ए शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर इन रॉयल लिमिटेड। अच्छा, दाऊद कौन है? दाऊद ऑडिटर है। ठीक है, वो दाऊद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में एंगेजमेंट पार्टनर है। और वाइफ ऑफ दाऊद इज ए शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर। इस डायरेक्टर के लफ्ज ने क्वेश्चंस को डबल कर दिया। अगर ये डायरेक्टर का लफ्ज ना होता क्वेश्चन आधा होता। शेयर होल्डर एंड, इसका मतलब इसको अंडरलाइन कीजिए, शेयर होल्डर को भी अंडरलाइन कीजिए, डायरेक्टर को भी अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं शेयर होल्डर की वजह। शेयर होल्डिंग वाली बात आएगी तो ऊपर वाली पहली वाली प्रोविजन अप्लाई है, डायरेक्टर्स वाली बात है तो दूसरी प्रोविजन। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने जहन में रखनी है। ठीक है, इस एक केस स्टडी में 2 कंसेप्ट टच कर रहा है। एक केस स्टडी में 2, एक शेयर होल्डिंग वाला, एक डायरेक्टरशिप वाला। तो दोनों को आंसर करेंगे कि किसी एक को? दोनों। अगर एक ही वजह से पहली चीज को हम एनालिसिस कर रहे हैं, पता चल गया ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड है, तो दूसरी का एनालिसिस करने की जरूरत तो नहीं है। क्यों? वो कौन सा, अगर क्वालिफाइड हुआ भी तो वो कौन सा अपॉइंटमेंट हो जाएगी? लेकिन रिक्वायरमेंट है, एग्जाम रिक्वायरमेंट है, हमने एनालिसिस दोनों पॉसिबिलिटीज, दोनों सिचुएशन का करना, ज़हन में रखिएगा। कह रहा है इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 स्टेट वेदर एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस डीसी कुड एक्सेप्ट द ऑडिट। वेदर एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, यानी हमने बताना पॉइंट हो सकता है कि नहीं, और अगर पॉइंट नहीं हो सकता तो हमने बताना क्या करें अपॉइंटमेंट के लिए। अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। पहली सिचुएशन है जेएल होल्ड्स 51% शेयर होल्डिंग इन आरएल। दूसरा, जेएल इज एन एसोसिएटेड कंपनी ऑफ आरएल। तीसरा, वन ऑफ द डायरेक्टर्स इन जेएल आल्सो होल्ड्स 10% शेयर होल्डिंग इन आरएल। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो वो जो मैं आपको बताता हूं ना, अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा पर्संस हैं उनका रिलेशनशिप देखना है, अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा कंपनीज हैं उनका रिलेशनशिप देखना है, वो यहां पे कवर हो रहा है। यहां पे पर्सन भी एक से ज्यादा है, ऑडिटर के साथ स्पाउस भी है, और कंपनीज भी एक से ज्यादा है। एक जेएल है, एक आरएल है। वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए को स्टार्ट करते हैं, पार्ट ए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये क्वेश्चन मुझे तो मुश्किल लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा? इसमें 2 कंपनीज आ गई। तो जब कभी किसी भी केस स्टडी में 2 कंपनीज आ जाए, हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? डायग्राम के जरिए से। ये डायग्राम में ये 2 लोग, ये कौन है? ऑडिटर। और ये कौन है? क्लाइंट, जिसके लिए अपॉइंटमेंट होने जा रही है। इस केस में क्लाइंट कौन है? अपॉइंटमेंट जेएल। और दूसरी कंपनी कौन सी है? आरएल। फैक्ट्स केस स्टडी के क्लियर है ना आपको? अब यहां पे कौन सी कंपनी आएगी? जेएल। और यहां नीचे कौन सी कंपनी? आरएल। जी एंड वाले भाई नजर आ रहा है आपको? आरएल लिखा हुआ एंड वाले सबसे एंड में बैठे, आरएल लिखा नजर आ रहा है? शाबाश, लिखा नजर, एलसीडी में देख लो, आरएल लिखा हुआ। तो अब सिचुएशन क्या है? जो स्पाउस ऑफ ऑडिटर है उसका किधर रिलेशनशिप? जेएल में कि आरएल में? आरएल में। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, स्पाउस इज, पहले डायरेक्टर लिखे, दोनों डिस्कस करने हैं, पहले जो मर्जी कर ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। स्पाउस इज शेयर होल्डर, और दूसरा केस क्या है? स्पाउस इज, ये दोनों पहले पार्ट की सिचुएशन है, ये एक ही पार्ट है।
अच्छा, अब दो कंपनीज हैं, तो जब कभी दो कंपनीज हो हमने क्या करना होता है, इन दोनों का रिलेशनशिप देखना है। क्या है इन दोनों का रिलेशनशिप? जेएल होल्ड्स 51% शेयर्स इन आरएल, जेएल के पास आरएल के 51% शेयर हैं। कौन सा रिलेशनशिप है? होल्डिंग सब्सिडरी भी, होल्डिंग सब्सिडरी भी है, और आपको बताइए एसोसिएटेड भी होती है। होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड भी होती है। हर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड, हर एसोसिएटेड होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है। तो इसके साथ एसोसिएटेड भी लिख रहा, क्योंकि शेयर होल्डिंग वाले में उसने लफ्ज इस्तेमाल किया एसोसिएटेड, तो मैं कहीं भूल ना जाऊं। अच्छा, अब बताइए स्पाउस इज शेयर होल्डर, ठीक है, स्पाउस इज, ये एसोसिएटेड का लफ्ज मैं रिमूव कर रहा हूं इस वजह से कि कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं फिर कि सर एसोसिएटेड कहां लिखा हुआ है, ये तो आप दूसरा पार्ट करवाना शुरू हो गए। नहीं, है होल्डिंग सब्सिडरी, लेकिन होल्डिंग सब्सिडरी होने की वजह से एसोसिएटेड है। तो कंसेप्ट आपने ध्यान में रखना है। यहां पे मैं सिर्फ जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया वो लिख रहा हूं। अब पहले आपने एग्जाम में क्या करना है, पार्ट ए लिखना है, स्पाउस इज शेयर होल्डर, हेडिंग बना दी इसकी, फिर आगे लिखना है क्या क्या अपॉइंटमेंट हो सकती है, ठीक है। ऑडिटर दाऊद एंड कंपनी कैन बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ जेएल इफ स्पाउस वाइफ इफ डिस्क्लोजेस एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, इफ शेयर होल्डिंग बाय स्पाउस disclosed at time of appointment and disposed within 90 days of appointment। कोई प्रॉब्लम बताइए? ठीक है, लेकिन ये वाली प्रोविजन शेयर होल्डिंग वाली तो एसोसिएटेड के लिए है, ये तो होल्डिंग सब्सिडरी है। होल्डिंग सब्सिडरी पक्का, ये कंसर्ट पक्का है ना हमारा? बिल्कुल ठीक, शाबाश। अब ये सॉल्व हो गया ये वाली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या है, स्पाउस इज डायरेक्टर, इसकी हेडिंग दीजिए स्पाउस इज डायरेक्टर। अब बताइए मेरा ये ख्याल है स्पाउस और डायरेक्टर है आरएल में, भाई जेएल में थोड़ा ही है, जेएल में थोड़ा ही है। लेकिन हमने वो नीचे एंड में लाइन पढ़ी थी, याद है, सारी डिस्क्वालिफिकेशन के नीचे वो क्या कह रहा था, अगर कोई एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। तो ऑडिटर दाऊद एंड कंपनी आरएल के लिए डिस्क्वालिफाइड है। क्यों डिस्क्वालिफाइड है? स्पाउस, ये कहां लिखा था डिस्क्वालिफाइड, नंबर बताएं। डिस्क्वालिफिकेशन में कौन सा नंबर? 6 पॉइंट में लिखा है, 6 पॉइंट में लिखा है क्या, इफ स्पाउस इज डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, 6 पॉइंट में लिखा है। तो अगर स्पाउस डायरेक्ट आरएल के लिए डिस्क्वालिफाइड, आरएल के लिए डिस्क्वालिफाइड, तो इसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दाऊद एंड कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ जेएल एज बिकॉज स्पाउस इज अ डायरेक्टर इन आरएल एंड ब्रैकेट में लीजिएगा ए सब्सिडरी ऑफ जेएल, ए सब्सिडरी ऑफ जेएल, ताकि उसे पता चल जाए आरएल की वजह से हम जेएल में डिस्क्वालिफिकेशन क्यों लगा रहे हैं। क्लियर? अच्छा, शेयर होल्डिंग में तो आपने बता दिया अगर डिस्क्लोज कर दे, डिस्पोज कर दे तो अपॉइंटमेंट हो सकती है। इस केस में कैसे अपॉइंटमेंट हो सकती है? अगर डायरेक्टर्स को डायरेक्टरशिप से रिमूव कर दिया जाए तो फिर अपॉइंटमेंट हो सकती है। यहां स्पाउस को नहीं, स्पाउस को आरएल की डायरेक्टरशिप से रिमूव कर दिया जाए, स्पाउस को आरएल की डायरेक्टरशिप से रिमूव कर दिया जाए। भाई क्लियर? क्या इसमें पीरियड का 3 साल वाला रूल अप्लाई होगा? टाइम पीरियड लॉ ने जिस प्रोविजन के साथ लिखा होता है ना, उसी प्रोविजन में अप्लाई होता है। जी बताइए, क्लियर हुई ये बात? कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेएल इज एन एसोसिएटेड कंपनी ऑफ आरएल। सारे फैक्ट्स क्वेश्चन के सेम है, सिर्फ एक चीज चेंज हुई, क्या अब ये होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है, एसोसिएटेड है। स्पाउस अभी भी शेयर होल्डर है, स्पाउस अभी भी डायरेक्टर है, लेकिन अब ये कंपनी क्या हो गई, एसोसिएटेड हो गई। अच्छा अब बताइए, शेयर होल्डिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम अराइज हुई? यस, क्योंकि शेयर होल्डिंग वाली प्रोविजन नोट करे एसोसिएटेड कंपनी के लिए। हाँ शाबाश। तो क्या लिखेंगे, सेम रिपीट कर देंगे, कैन बी अपॉइंटेड इफ एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करे, विद इन 90 डेज डिस्पोज कर दे, सिंपल। क्या डायरेक्टरशिप की वजह से कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं। अच्छा आप सुनिए, ये ऑडिटर अभी भी आरएल के लिए डिस्क्वालिफाइड ही है, क्योंकि स्पाउस डायरेक्टर है, आरएल के लिए डिस्क्वालिफाइड ही है। लेकिन नीचे लाइन क्या कहती है, अगर आखिरी लाइन डिस्क्वालिफिकेशन की, अगर आरएल के लिए डिस्क्वालिफाइड तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग की अदर सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। वो होल्डिंग सब्सिडरी को तो डिस्क्वालिफाई कर रहा है, एसोसिएटेड को नहीं कर रहा। इसलिए स्पाउस इज शेयर होल्डर, इस वजह से तो प्रॉब्लम आएगी,
वो डिस्पोज करना है, लेकिन स्पाउस इज डायरेक्टर, इस वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? आगे चलते हैं। लास्ट, वन ऑफ द डायरेक्टर्स इन जेएल आल्सो होल्ड 10% शेयर होल्डिंग इन आरएल। एसोसिएटेड नहीं है क्या? कब एसोसिएटेड होती? अगर 10 की बजाय 20% होता। शाबाश। स्टूडेंट कहने लगा सर एक बंदा दोनों कंपनीज में डायरेक्टर है, एसोसिएटेड हो गई? हो गई। दोनों में 20% का शेयर होल्डर, एसोसिएटेड हो गई। एक में डायरेक्टर और एक में शेयर होल्डर। अब हो सकती है, अब भी हो सकती है, अब भी हो सकती है, लेकिन यहां पे हाँ वो एक्सेप्शन है कि डायरेक्टर रेगुलर हो, वो नॉमिनी डायरेक्टर ना हो। अब ये 10% होल्ड, तो रिलेशनशिप क्या बना आपकी बात? कुछ भी। जब इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इधर जो मर्जी तबाही फिर जाए, जलजला आ जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना शेयर होल्डिंग की वजह से ना डायरेक्टरशिप की वजह से। भाई कुछ बात समझ आई? तो इस केस स्टडी में उसने फोकस आखिरी वाली लाइन के ऊपर किया। इफ ए पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फॉर वन कंपनी इज आल्सो डिस्क्वालिफाइड फॉर होल्डिंग सब्सिडरी होल्डिंग अदर सब्सिडरी। क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं इस केस का। पार्ट ए में उसने क्या चेक किया? पार्ट ए में शेयर होल्डिंग की भी प्रॉब्लम राइज हो रही थी, डायरेक्टरशिप की राइज हो रही थी। पार्ट बी में क्या था? शेयर होल्डिंग की वजह से प्रॉब्लम राइज हो रही थी, डायरेक्टरशिप की वजह से नहीं। और पार्ट सी में क्या? दोनों की वजह से ही प्रॉब्लम राइज नहीं हो रही थी। क्लियर हुई है बात? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ ले। ये जो आखिरी लाइन है ना डिस्क्वालिफिकेशन के नीचे, ये बहुत अहम है। इसकी एप्लीकेशन चेक करेगा आईकैप, इसकी एप्लीकेशन चेक करेगा। और शेयर होल्डिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली टेस्टेड सिचुएशन है आईकैप की। तो आखिरी लाइन की एप्लीकेशन आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड है होल्डिंग सब्सिडी। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना आपको पता नहीं चला, उसने आपके लिए एक आसानी की हुई है। क्या भला? उसने नेचर ऑफ रिलेशनशिप खुद बता दिया, खुद बता दिया। वो आपको कंपनी लॉ में नहीं लेके गया, ठीक है, कंपनी लॉ एसोसिएटेड होल्डिंग सब्सिडी की डेफिनेशन में नहीं लेके गया। लेकिन क्या एग्जाम में वो ये कंसेप्ट भी टेस्ट कर सकता है कि हमें खुद से डिसाइड करना पड़े इन दो कंपनीज का रिलेशनशिप क्या है? यस, कर सकता है। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस कर रहा है कि अगर वो हमें खुद से ना बताए कि दो कंपनीज का रिलेशनशिप क्या है तो हमने कैसे डिसाइड करना है। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कोई हाइब्रिड में सब ठीक है? वो हाइब्रिड में जरा बताइए। हाइब्रिड रूम 6 और रूम 4 में, रूम 4 में एक मिनट, रूम 4 ओके जी 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 पूछिए। सी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम राइज नहीं हुई थी। क्यों प्रॉब्लम राइज? क्योंकि दोनों कंपनीज का आपस में कोई रिलेशनशिप ही नहीं था। जब कोई रिलेशनशिप ही ना हो है तो उधर जो मर्जी होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी। शेयर होल्डिंग वाली प्रोविजन में अगर एंगेजमेंट पार्टनर के अलावा किसी और पार्टनर के पास शेयर्स हैं तो भी ये प्रॉब्लम, यस फिर भी है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हर पार्टनर पे अप्लाई होती हैं, हर पार्टनर पे अप्लाई, चाहे वो ऑडिट में इन्वॉल्व है चाहे नहीं है। क्लियर जी? चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15। ये खुद सेलेक्ट कर लिया मैंने, खुद सेलेक्ट कर लिया मैंने, क्योंकि आपने घर से भी करके आना ही है। इसमें पार्ट बी है जिसके लिए मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन अब चूंकि सेलेक्ट कर लिया तो पार्ट ए भी करेंगे। कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन विद रेफरेंस टू एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन को अंडरलाइन कीजिए। कंपनीज एक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते? होते हैं, ठीक है। उसे यहां पे क्लियर करना चाहिए था कि रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या मुराद है, रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या मुराद है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है ये मैं अभी नहीं सिखा रहा आपको, कोड ऑफ एथिक्स पे ले जाके सिखाऊंगा, अभी नहीं। लेकिन ध्यान में रखिएगा रूल्स एंड रेगुलेशन में हमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि कंपनीज एक्ट है कि कोड ऑफ एथिक्स, वो भी तो रेगुलेशन है ना आईकैप की तरफ से। फर्क सिर्फ है कंपनीज एक्ट एससीसीपी ने इशू किया है और कोड ऑफ एथिक्स आईकैप ने किया है, दोनों। तो फिलहाल हम एज्यूम करते हैं ये कंपनीज एक्ट कर रहा है। वैसे रिसेंट क्वेश्चन में वो कंपनीज एक्ट का वर्ड ही यूज करता है, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन 10 साल पुराना क्वेश्चन है, पहले वो इस तरह के अल्फाज यूज कर लेता जनरल, अब वो स्पेसिफिक हो गया। ए जमान इज ए पार्टनर इन ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड होल्ड्स 5000 शेयर्स इन मर्दान लिमिटेड। हिज फर्म हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ खानीवाल लिमिटेड। ML and KL are subsidiaries of Dera Khan Limited.
DKL। इतनी कंपनीज आ गई कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन सी कंपनी क्या है और क्या नहीं है। क्या करना है हमने? अब डायग्राम बनाएंगे। शाबाश। अब डायग्राम थोड़ी सी ऊपर बनाते हैं ताकि एंड वाले भाई डायरेक्ट बोर्ड पे देखें। क्या कह रहा है? जमान पार्टनर। अच्छा, आपने अब मुझे ये डायग्राम बनवानी है। इधर तो जमान भाई आ गए ऑडिटर, और इधर क्या आ गया? केएल। किसका ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहे हैं? कोई केएल कर है, कोई एमएल। खुदा का हो, एक मिनट ठहरे, आपसे ना हो पाएगा। जमान इज ए पार्टनर एंड होल्ड्स 5000 शेयर मर्दान लिमिटेड। His firm has received an offer for appointment as auditor of KL। KL आएगा, KL। ML कहां से आएगा? KL। इधर वो आते हैं कंपनी जिसका ऑडिट करने जा रहे हैं हम, क्लाइंट। फिर एम और कौन सी कंपनी? ML है। ML में शेयर्स हैं तो ML इधर नीचे आ गई, ML नीचे आ गई। अच्छा, अब क्या कह रहा है? ML KL आर सब्सिडरीज ऑफ DKL। ये दोनों DKL की सब्सिडरीज हैं। DKL ऊपर ये दोनों सब्सिडरीज, तो ये दोनों सब्सिडरीज हैं एक ही कंपनी की, एसोसिएटेड कंपनी बन गई। हाँ, मुझे याद आया, लिखा था किसी जगह, मैंने कब पढ़ा मुझे नहीं पता किस किताब में पढ़ा, किसी किताब में पढ़ा था, इफ बोथ आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इफ बोथ आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ये किस सब्जेक्ट में पढ़ा? सी लॉ में। होल्डिंग सब्सिडरी की डेफिनेशन थी कि एसोसिएटेड की? एसोसिएटेड की, याद है? बोथ आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो बताइए, बोथ आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है कि नहीं? है। तो ये असल में आपको जब उसने ये बताया ना कि ML KL आर सब्सिडरीज ऑफ DKL, तो क्या बता रहा है? अच्छा, दोनों एसोसिएटेड हैं, दोनों का रिलेशनशिप क्या है? एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड लिख दो यहां पे, बोथ आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अब क्या कह रहा है? शेयर्स किस कंपनी, किसके हैं? किस कंपनी में? पार्टनर के हैं। ML स्पाउस के करवाता होता है नॉर्मली, एक बार फिर चेक करें पार्टनर क्या के स्पाउस, फर्क तो पड़ता नहीं है। हाँ, एक ही बात है जी। अच्छा, ये पार्टनर इज शेयर होल्डर, तो बताइए अपॉइंटमेंट हो सकती है? मेरा ख्याल है नहीं हो सकती, क्योंकि शेयर्स तो ML में है, ऑडिट KL का करना है। हाँ, लिखा हुआ है उसने, पहली बात में यही लिखा हुआ है, पहली प्रविधि में, इफ पार्टनर होल्ड शेयर्स in an associated company, if partner holds shares in associated company, he can be appointed as statutory auditor if he discloses shareholding and disposes within 90 days of appointment। क्लियर जी? चलिए, अब पार्ट बी, अटेंटिव हो जाए। ये आपका चैलेंज क्वेश्चन है। जिस स्टूडेंट ने मेरे बताने से पहले खुद समझ लिया, इसका मतलब है वो लॉ की केस स्टडी का एक्सपर्ट हो चुका है, ठीक है? और जिसने मेरे समझाने के बाद समझ लिया, इसका मतलब है वो पहले एक्सपर्ट नहीं था, अब हो गया। और जिसने समझाने के बाद भी नहीं समझ आ सका, वो फिर जब घर जाएगा और करेगा ठीक, तो इसका मतलब है तब एक्सपर्ट होगा। लेकिन इसको सॉल्व नहीं करना, मकसद सॉल्व करना नहीं है, मकसद समझना है। सॉल्व करना मकसद नहीं है, मकसद क्या है? समझना है। एक क्वेश्चन, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में होता ना, मैं अपनी सच्ची बात बताता हूँ, और मैं काउंटिंग के क्वेश्चन, मुझे भी काउंटिंग में सारा दिन काउंटिंग पढ़ाता होता था, तो उसमें क्वेश्चन, जब क्वेश्चन मेरा दो सिचुएशन होती थी, एक क्वेश्चन मेरा बिल्कुल ठीक टैली हो जाए और एक क्वेश्चन में मेरे कोई ना कोई गलती हो जाए। गैस कीजिए मैं कब ज्यादा खुश होता था भला? जब गलती हो जाए। इसलिए कि जब क्वेश्चन ठीक होता था तो मैं कहता तो टाइम जाया हुआ, मैं तो कोई नई चीज सीखी ही नहीं, तो टाइम जाया हुआ ना। नहीं भाई, सारा कुछ ठीक हो गया, इसका मतलब कौन सी नई चीज सीखी? कोई नहीं सीखी। जब गलती होती थी तो कहता हाँ अब नई चीज सीखी है। असल में जो बुक यूज करता था मैं, उसमें बहुत से क्वेश्चन होते थे, तो उसमें एक ही तरह के क्वेश्चन उसने बार बार लिखे होते थे। वो इंडियन बुक होती थी, बहुत क्वेश्चन होते थे, तो उसमें एक ही क्वेश्चन एक दफा किया, अगला क्वेश्चन फिगर चेंज, सेम कोई एडजस्टमेंट नहीं, फिगर चेंज होती थी। तो पहला किया तो दूसरा भी टैली हो जाता था। वो कहता था ये तो टाइम जाया हुआ, कोई नई चीज सीखते। ठीक है, तो अगर आपने घर जाके केस स्टडी सॉल्व की, कुछ स्टूडेंट पता है क्या समझते हैं, सर केस स्टडी सॉल्व की थी, गलत हो गई, अब मुझे समझ नहीं आ रही ऑडिट की। भाई गलत हो गई, लेकिन क्या समझ आ गया गलती क्या थी? अगर ये समझ आ गया ना गलती क्या थी, तो मकसद पूरा हो गया। आपने इसका मतलब नई चीज सीखी है। तो जब कभी गलती हो, कोई नई चीज सीखी, आप साइड पे लिख लिया करें,
साइड पे लिख लेना होता है। आपको जब कोई नया रूल पता चले, नई एडजस्टमेंट पता चले, तो क्या करें, एक पेज बनाएं, उसके ऊपर लिख लें कि इस टॉपिक में ये पॉइंट्स हैं, ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं। हम स्टूडेंट होते थे ना, तो उसका नाम रखा था ये कुंडियां हैं, ये कुंडी। हाँ, दोस्तों से पूछते थे, यार वो बीआरएस की ये कुंडी थी इस क्वेश्चन में, पता है तुम्हें? वो बहाने से रिवीजन हो जाती थी, उसको भी पता चलता था क्या है। तो टेक्निकल पॉइंट जो ना किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सब्जेक्ट में, उसको अलहदा निकाल लिया करे। ये हीरे मोती इकट्ठे करने होते हैं, इसको समंदर में नहीं रहने देना होता कि देख लिया समझ लग गया किधर है बस ठीक है। इसको निकाल के अपने पास जमा करना होता है। बहरहाल आगे चलते हैं। कह रहा टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ आईजेके लिमिटेड इज ₹990 million, वेयर एट इट्स ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इज 130 million। ठीक है। अच्छा, कंपैरिजन का एक असूल होता है, लाइक विद लाइक को कंपेयर करते हैं, ये आपको पता है ना। जब कभी आपने कुछ चीजों को कंपेयर करना है, क्या करना है, लाइक विद लाइक को कंपेयर करना है। ठीक है जी। घर में बैठ के 3 पेपर पास किए, हॉस्टल में आके 2 पेपर पास किए, कंपेयर कर सकते हैं परफॉर्मेंस को? नहीं कर सकते। घर जैसी याशी हॉस्टल में थोड़ी होती है, तो 2 पेपर भी पास हो जाए बड़ी बात है। तो बहरहाल, तो शेयर कैपिटल 130 million, LMN लिमिटेड होल्ड्स 50 million नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड 2 million ऑर्डिनरी शेयर्स इन आईजेके लिमिटेड। LMN के पास शेयर्स है किसके? आईजेके। अच्छा, मुझे एक कंसेप्ट बताइए लॉ का, ये नॉन वोटिंग, ये प्रेफरेंस शेयर और ऑर्डिनरी शेयर एक चीज नहीं होते, फर्क होते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन जिसमें ये केस स्टडी खड़े 2-3 और पॉइंट्स भी है। मेन पॉइंट पहला, क्या होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएटेड का स्टेटस डिटरमिन करने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स को कंसीडर करते हैं, ऑर्डिनरी शेयर को, या दोनों को? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है दोनों को? कितनों का ख्याल प्रेफरेंस शेयर को, कितनों का ख्याल ऑर्डिनरी शेयर को? शाबाश, ऑर्डिनरी शेयर्स को। याद रखिए, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड का स्टेटस, ये जो कहते हैं 20% शेयर या 51% शेयर्स, ये जो हम कहते हैं 20% शेयर 51% शेयर, कौन से शेयर होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर। ये ज़हन में रखिएगा। वोटिंग शेयर, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर नहीं। तो प्रेफरेंस शेयर तो उसने हमें बिला वजह दे दिया। अच्छा, पार वैल्यू ऑफ बोथ टाइप ऑफ शेयर इज ₹10 दोनों की पार वैल्यू ₹10। Bilal and company has received an offer for appointment as auditor of IJK Limited। ठीक है, अब ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहा है। फरियाद, द वाइफ ऑफ ए पार्टनर इन बिलाल एंड कंपनी, इज ए डायरेक्टर इन LMN लिमिटेड। फरियाद आल्सो होल्ड्स 10,000 शेयर्स इन LMN लिमिटेड। कुछ नहीं समझ आई? नहीं, वो एक से ज्यादा जैसे ही 2 कंपनीज आती है ना, मुझे नहीं कुछ समझ आते। तो अब क्या करें? अब डायग्राम बना लेते हैं। शाबाश। अब इस तरफ आ गया ऑडिटर, बिलाल जो भी है। हाँ, इस तरफ जिसका ऑडिट करने जा रहे हैं, पहली वाली कंपनी जिसका ऑडिट करने जा, दूसरी वाली नहीं, किसका ऑडिट करने जा रहे हैं? आईजेके लिमिटेड का। टोटल पेड अप आईजेके लिमिटेड किधर लिखा हुआ? हाँ, बिलाल एंड कंपनी हैज सीड ऑफर फॉर मैन ऑडिटर ऑफ आईजेके लिमिटेड। शाबाश। तो इधर आ गया हमारा आईजेके लिमिटेड। ठीक है जी। और इधर कौन सी कंपनी है? दूसरी कंपनी LMN। ठीक है। अब कह रहा है कि बिलाल एंड कंपनी को ऑफर मिली। फरियाल स्पाउस है, वो शेयर होल्डर भी LMN में, डायरेक्टर भी। तो यहां पे क्या लिख देंगे? पहला, स्पाउस इज शेयर होल्डर, दूसरा स्पाउस इज। अब हमने क्या करना है? जब कभी 2 कंपनीज हो, हमने इनका रिलेशनशिप देखना है। अब हमने रिलेशनशिप डिसाइड करना है, और यही इस क्वेश्चन में सबसे अहम स्टेप था। बाकी के हम सीख चुके हैं। कहता है टोटल पेड अप कैपिटल आईजेके लिमिटेड का 990 है, LMN के पास 50 million नॉन वोटिंग। इसको तो इग्नोर ही कर दें, इसको तो इग्नोर ही कर दें। अच्छा, तो वो कह रहा है नॉन वोटिंग, तो ऑर्डिनरी शेयर कितने हैं? 2 million ऑर्डिनरी शेयर्स हैं LMN के पास, और टोटल कितना था ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल? 130 million। तो 2 million डिवाइडेड बाय 130 million, 1 मिनट है। 2 million शेयर्स हैं LMN के पास, आईजे के 2 million शेयर्स हैं।
और IJK का टोटल शेयर कैपिटल 130 मिलियन। अच्छा, शेयर में और शेयर कैपिटल में फर्क होता है? कौन स्टूडेंट बताएगा शेयर्स और शेयर कैपिटल में क्या? एंड वाले भाई ने सबसे पहले हाथ उठाया। शेयर और शेयर कैपिटल में क्या फर्क होता है बताइए? शाबाश शाबाश। शेयर कैपिटल, अच्छा फार्मूला बता दीजिए, शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। शाबाश शाबाश। एक क्वेश्चन और, शेयर कैपिटल और नंबर ऑफ शेयर में कौन सी चीज हमेशा ज्यादा होगी? शेयर कैपिटल। बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है। तो शेयर्स में और शेयर कैपिटल में फर्क है। अगर आपने शेयर होल्डिंग कैलकुलेट करनी है तो शेयर को शेयर से डिवाइड करें या शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल से डिवाइड करें, लाइक विद लाइक। नंबर ऑफ शेयर्स को अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल से डिवाइड करेंगे, कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। तो कंपैरिजन करने के लिए क्या करना है? अब आप बता दीजिए, नंबर ऑफ शेयर को यूज करते हुए परसेंटेज कैलकुलेट करें या अमाउंट को? शेयर्स को। एक ही बात एक ही है, शेयर्स को कर लेते हैं। टोटल शेयर IJK कितने हैं? 13 मिलियन। कैसे आया? 130, 13 मिलियन। और इसके पास कितने हैं? 2 मिलियन। कितने परसेंट हुआ? 15.38। कोई रिलेशन नहीं, मुबारक हो। कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं तो क्या मत, कोई रिलेशन नहीं तो क्या मत, इधर तबाही भी फिर जाए, इसको कोई असर नहीं होना, इसको कोई। तो अब बताइए, स्पाउस इज शेयर होल्डर, दोनों रिलेशनशिप। स्पाउस इज शेयर होल्डर, कोई मसला है? करो अपॉइंटमेंट। स्पाउस इज डायरेक्टर, कोई मसला है? करो अपॉइंटमेंट। भाई क्लियर हुई है बात? चलिए, ये तो था आई कैप। आई कैप का क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया। अगर आप इजाजत दें तो हम एक स्टेप आगे चले। क्या हो अगर सारी देखिए, आपको यह बताना चाहता हूं कि एग्जाम में एक लफ्ज चेंज होने से कैसे पूरी केस स्टडी पलटा खाती है, ठीक है। और आप कैजुअली पढ़ रहे होते हैं केस स्टडी को, अंदाजा लगा। जिस तरह काउंटिंग में ट्रायल बैलेंस आता था, नीचे फाइनल इनकम स्टेटमेंट ही बनानी होती थी, इधर भी वही होगा। हालांकि एक केस स्टडी ना 4 चैप्टर्स में डिस्कस, सेम इंफॉर्मेशन मुझे दे दें आप केस स्टडी की, आपको सेम इंफॉर्मेशन में रिक्वायरमेंट अपनी मर्जी की ऐड करके ना उससे 4 डिफरेंट चैप्टर का क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए अब मैं आपको इसी एग्जांपल देना चाहता हूं कि कैसे एक छोटा सा चेंज क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट चेंज ले आता है, क्वेश्चन को कैसे पलटा देता है। सारा क्वेश्चन, सारी इंफॉर्मेशन सेम, फर्क सिर्फ यह है कि यहां पे 2 की बजाय 4 आ गया, बाकी सारा सेम, बाकी सारा सेम। अब क्या हुआ? एसोसिएट हो गया। कैसे? 4 डिवाइडेड बाय 13 कितना आ गया? 30% के करीब, 30% के करीब आया। तो ये क्या हो गई? ये हो गई एसोसिएटेड। तो अब बताइए, एसोसिएटेड होने की वजह से पहला ए में प्रॉब्लम है? क्या करना है? डिस्क्लोज करना है, डिस्पोज भी समझ आ रही है। और बी, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, वो एसोसिएटेड है, होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब फिर अगर आप इजाजत दें, एक स्टेप और आगे चलें कि कैसे सिखा रहा हूं आपको, कैसे एक लफ्ज चेंज होने से क्वेश्चन सारा पलटा खा जाता है। यहां पे सारी इंफॉर्मेशन सेम। आगे क्या कहने लगा? नहीं, सारी इंफॉर्मेशन सेम। आगे क्या कहने लगा? होल्डिंग सब्सिडरी 8 मिलियन। शाबाश। सारी इंफॉर्मेशन सेम। ये 2 मिलियन की बजाय 8 मिलियन है। अब बताइए क्या होगा? 8 डिवाइडेड बाय 13 क्या हो गया? 60% शेयर। क्या हो? होल्डिंग सब्सिडी। शाबाश। होल्डिंग सब्सिडी जब हो गई, अब दोनों केसेस में मसला है क्या? शाबाश। शेयर होल्डिंग में से, भाई शेयर होल्डिंग में क्यों मसला है? शेयर होल्डिंग तो एसोसिएटेड में अप्लाई होता है कंजर। अच्छा, होल्डिंग कंपनी में एसोसिएटेड है, बट ठीक है, ये तो पता चल ही गया। तो ये था हमारा केस। इसमें जब कभी आपने प्रैक्टिस करनी है ना, पहले 2 फिर 4 और फिर 8 करके प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके एसोसिएटेड के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, होल्डिंग सब्सिडरी के भी। एंड पे नीचे जो लाइन लिखी है ना, उसकी एप्लीकेशन देखें, टेस्ट कर रहा है क्या, वो आखिरी लाइन लिखे। एक स्टूडेंट आकर ना, सर टेस्ट हुआ, कहता सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। क्या कैसे? कहता है ये कंसेप्ट तो है ही नहीं किताब में कहीं, ठीक है। वो सबसे नीचे लिखा हुआ था, सबसे नीचे लिखा हुआ ना, और नीचे जाते जाते थक जाते हैं आप। तो ये किधर है, किधर है लिखा है, मुझे किधर सारे दिखाए, किधर लिखी है ये लाइन? इफ ए पर्सन इज डिस्क्वालीफाइड बाय वन कंपनी, हाँ लिखी हुई है ना लाइन। हाँ शाबाश,
शाबाश। तो ये और इसके नीचे कोई बॉक्स भी बना हुआ है, क्या वो भी पढ़ना है? वो ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है, वो केस स्टडी के लिए टिप्स है, एग्जाम टिप्स है। ये रटे वाली बॉक्स में जो चीजें होती हैं वो रटे के लिए नहीं होती, लेकिन वो केस स्टडी में काम आती है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में जो खास बात है ना, वो है कि इस एक क्वेश्चन में उसने कंपनीज एक्ट की का कंसेप्ट भी टेस्ट कर लिया और कोड ऑफ एथिक्स का भी। लेकिन ये हमारा चैप्टर तो कंपनीज एक्ट के ऊपर बेस कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। हाँ, और मैं भी शायद चैप्टर 5 का कोई कंसेप्ट पूछ रहा हूं, मैं मुझे नहीं पता। But your firm is the auditor of ABD Limited. After the acquisition of majority shareholding in HG Motors Private Limited, ABDL has decided to replace the existing auditor of SGM in next AGM. वो shareholder बन गया ना, shareholder, and has approached you for appointment as SGM's auditor for the next year. अब हम बताएं कौन इनकमिंग ऑडिटर है कि आउटगोइंग? इनकमिंग है, ये ज़हन में रखिएगा। अगर ये फैसला गलत हो गया, अगला सारा क्वेश्चन गलत है। हम इनकमिंग ऑडिटर required in the light of Companies Act 2017. Explain the procedures to be followed and formalities to be complied with for appointment of your firm as auditor of SGM. Also explain the rights of existing auditor in this situation. इसमें मुझे बताइए कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। एक तो कंपनीज एक्ट, इसको अंडरलाइन करें। फिर आल्सो का लफ्ज भी है। आल्सो का लफ्ज में बता रहा है इस एक क्वेश्चन के अंदर दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक पार्ट के अंदर दो रिक्वायरमेंट। पहले प्रोसीजर, फिर कह रहा है राइट्स। तो आप छाप छूप देंगे ना, एग्जिस्टिंग राइटर के क्या राइट्स हैं, क्या राइट्स हैं। अच्छा, क्या वो सारे राइट्स लिखेंगे जो ड्यूरिंग ऑडिट और एंड ऑफ ऑडिट के? सिर्फ एंड ऑफ ऑडिट, जनरल मीटिंग वाले, सिर्फ जनरल मीटिंग वाले सारे लिख रहे, क्योंकि ऑडिट कंप्लीट हो चुका है। अब तो रिप्लेसमेंट की बात, सिचुएशन में आपको ये नहीं कह रहा कि शुरू है ऑडिट, अगर एंड हो गया तो उसने जो इन्फॉर्मेशन एग्जिस्टिंग ऑडिटर ने लेनी थी ले ली होगी। अब हमें कौन से वाले, हाँ मेरा ख्याल, हाँ। लेकिन अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो कि जनरल मीटिंग के लिखो इन्फॉर्मेशन, क्या करें? दोनों ही लिख दें। ज्यादा लिखना हमेशा सेफर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ज्यादा लिखना हमेशा सेफर है। अच्छा, अब कह रहे हैं प्रोसीजर्स बताओ। एक ही आपसे क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि मुझे सारा यकीन है कि प्रोसीजर तकरीबन सबने याद किए होंगे। लेकिन क्वेश्चन मेरा एक, क्या मुझे इसमें सारे प्रोसीजर लिखने हैं या सिर्फ वो प्रोसीजर जो ऑडिटर ने फॉलो करने हैं या वो प्रोसीजर जो कंपनी ने फॉलो करने हैं, या सारे प्रोसीजर लिखने? रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझे बताइए। In the light of explain the procedures to be followed and formalities complied with. Procedures to be followed by नहीं लिखा कि by firm company, by firm, by shareholder जावेद है कि हैदर है, ये स्पेसिफाई नहीं किया। उसने लिखा है procedures to be followed by whom, ये नहीं लिखा। तो क्या मतलब? सारा लिखना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या हो, फर्म ने कंसेंट दी, डायरेक्टर्स प्रपोज करेंगे, कंसेंट ऑब्टेन करेंगे और इसके बाद प्रपोज करेंगे। फिर इसके बाद मेंबर्स कोई वो प्रपोज करेगा, हमारा नाम, ठीक है, एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग हो। फिर रिटायरिंग ऑडिटर का राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, फिर एजीएम, फिर अपॉइंटमेंट, फिर रजिस्ट्रार। तसल्ली से देख के मुझे बताएं क्या ये सारे प्रोसीजर लिखने हैं हर पार्टी के कि किसी स्पेसिफिक पार्टी के? क्योंकि आपको पता है पीछे हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं जिसमें वो कभी सिर्फ स्पेसिफिक शेयर होल्डर के बारे में पूछता था इसको क्या करना है, और कभी सिर्फ कंपनी के बारे में पूछता था कि डायरेक्टर से कंपनी को क्या करना चाहिए। यहां पे स्पेसिफाई नहीं किया, तो क्या करना चाहिए हमें? ए क्लियर जी, कोई प्रॉब्लम? B. Explain the responsibilities of your firm and the existing auditors in the above situation under Code of Ethics for Chartered Accountant. Code of Ethics अंडरलाइन कर लें। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा? एग्जिस्टिंग ऑडिटर एंड योर फर्म कौन है? इनकमिंग ऑडिटर, एग्जिस्टिंग ऑडिटर, ठीक है। कौन बताएगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज? इनकमिंग। एक भी गलत बताया या क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है ना, एक भी गलत या इनकम्प्लीट बताया तो इनाम नहीं मिलना। जरा गौर से सुनिएगा। इसके बाद आपकी बात, आउटगोइंग ऑडिटर प्रॉम्प्टली, आउटगोइंग ऑडिटर के बताएं, प्रॉम्प्टली रिप्लाई करेगा, ठीक है। क्लियरेंस लेटर को शाबाश। कॉपी ऑब्टेन कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग इफ मेड, हाँ जी।
ठीक बताया उन्होंने, बताइए। उन्होंने कहा है ऑब्टेन, ये आउटगोइंग का बताया, हाँ ये तो इनकमिंग का था, कोई बात नहीं। मेक रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग, ठीक है आगे चले। हाँ ये सुनना चाह रहा था, शाबाश शाबाश। आई कैट के साथ जो फाइलिंग करनी है ना, वो मिड टर्म रिमूवल के केस में करनी है, वो एंड पे नहीं करनी। एंड ये अपॉइंटमेंट मिड टर्म रिमूवल की नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपकी अगले क्वेश्चन में बारी, क्योंकि आपको पता चल तो गया है। चले बता दे, फिर बता दे, नहीं कोई बात, दोनों बता दे, दोनों बता दे, शाबाश। और चले ठीक है, अगले क्वेश्चन। भाई ये समझ आ गया क्या करना है। इसमें हाईलाइट करवाना चाह रहा था जो आपको पॉइंट, वो ये कि ये एक सिचुएशन है एजीएम में रिमूवल की, मिड टर्म रिमूवल की नहीं है। इसमें जो आपने लास्ट वाला पॉइंट था कोड ऑफ, वो नहीं लिखना, क्योंकि लिखा हुआ इन केस ऑफ मिड टर्म रिमूवल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, नेक्स्ट कौन सा है, कह रहा जी रिक्वायरमेंट इन ईच केस स्पेसिफाई मिनिमम कंडीशन स्पेसिफाइड बाय कंपनीज एक्ट, अंडरलाइन करें, which should be fulfilled in order to accept the audit engagement। ठीक है, यानी क्या करना चाहिए ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए। 3 क्लाइंट है, तीनों के बारे में पूछ रहा है, एक एक के बारे में लहदा बताएंगे कि इकट्ठा बता दें? लहदा बताएंगे। The following 3 entities have approached Alpha and Company Chartered Accountants for appointment as their statutory auditors. In each case, there are following issues which need to be considered before the firm decides to accept the assignment। चलिए पहला क्लाइंट तैयार है जी, पहला क्लाइंट आ गया, मुलाकात करा दें आपकी क्लाइंट से। चलिए क्लाइंट आ गया, क्लाइंट क्या कह रहा है? कह रहा है सर मेरा एक इशू है, क्या? फर्म हैज एक्वायर्ड ऑफिस इक्विपमेंट फ्रॉम बैंक अंडर फाइनेंस लीज अरेंजमेंट। इन एडिशन सब पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर आल्सो यूजिंग बैंक्स क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। 2 चीजें पूछी हैं, दोनों बताएंगे। लीज की वजह से प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम नहीं है? ऑर्डनरी को शाबाश। क्रेडिट कार्ड की वजह से प्रॉब्लम है, हो सकता है। हाँ अब सुन लीजिए, नो इफ लिमिट इज बिलो 1 मिलियन और यस इफ लिमिट इज अबव 1 मिलियन। ठीक है, तो हमने इंश्योर करना है कि ईच क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है लेस देन 1 मिलियन हो। ठीक है, 2 पूछा ना, दोनों बताएंगे। लीज का भी पूछा, क्रेडिट कार्ड भी, एक का बताएंगे, दोनों का बताएं, दोनों को डिस्कस करना है। क्वेश्चन में जितने भी उसने पॉइंट्स दिए होते हैं सबको डिस्कस करना, सिर्फ ये नहीं कि मसले वाले को डिस्कस कर दिया। सेकंड, क्लाइंट प्राइड कम्युनिकेशन लिमिटेड पीसीएल, वन ऑफ द फर्म्स पार्टनर हैड रिमेन्ड द डायरेक्टर ऑफ पीसीएल फॉर मेनी इयर्स एज ए नॉमिनी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। वो कंपनी का डायरेक्टर रहा है, गवर्नमेंट का डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर रहा है कंपनी में। क्वेश्चन मेरा ये है, क्या नॉमिनी डायरेक्टर पे डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अप्लाई होता है? इसका जवाब है यस। अगला क्वेश्चन, क्या नॉमिनी डायरेक्टर पे एसोसिएटेड कंपनी का क्राइटेरिया अप्लाई होता है? नहीं। ये ज़हन में स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं। नॉमिनी डायरेक्टर का क्राइटेरिया, डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नॉमिनी डायरेक्टर पे अप्लाई होगा, एसोसिएटेड का नहीं होगा। वो जो से एक्सेप्शन मिली हुई है ना, एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन में एक्सेप्शन मिली है, डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं मिली। ये बात समझ आ रही है? इस लाइन को लिख ले कि डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अप्लाइज ऑन नॉमिनी डायरेक्टर। फिर आगे लिख ले, एसोसिएटेड कंपनी क्राइटेरिया डज नॉट अप्लाई ऑन नॉमिनी डायरेक्टर। क्लियर हो गई ये बात? नॉमिनी डायरेक्टर पे डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अप्लाई होगा, एसोसिएटेड का क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होगा। अब आपने एग्जाम में करना है मिक्स, आपने कहना हर जगह अप्लाई नहीं होगा, हर जगह करेंगे, आप करेंगे, पक्का करेंगे। तो यहां पे बताइए डिस्क्वालिफाइड है कि क्राइटेरिया अप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि उसने मैनी ईयर्स कहा है, साल की तादाद नहीं बताई। अगर 3 साल गुजर चुके हैं तो फिर अपॉइंटमेंट हो सकती है, और अगर अभी 3 साल नहीं गुजरे नहीं हो सकता। ठीक है जी। थर्ड क्लियर? सेकंड, थर्ड, गैमा लिमिटेड, a partner of the firm hold shares in Beta Limited which is an associated company of Gamma Limited। ये तो इतना आसान है कि ये भी बता सकता है, इतना आसान है। बताएं भाई, गलती ना कर देना आप कोई, एक बार पढ़ ले।
ट्रांसलेशन करने को नहीं बोला भाई, ट्रांसलेशन करके बता रहा है वो उधर का पार्टनर है, उसके पास शेयर्स हैं, वो दूसरी कंपनी है, वो दोनों एसोसिएटेड है, सारा कुछ है। आगे जो वहां पे नहीं है वो बताएं। पार्टनर है ना, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये भाई मैं गलत था ये तो इतना मुश्किल है, ये हाल है। अच्छा, इससे आसान की केस स्टडी खुद बताएं, ऐसे ना किया करें यार, हम आपसे बेटर एक्सपेक्ट किए थे पार्टनर कैंसिल कर दिया जाए, उसकी सुपारी दे दी जाए, उसको उड़ा दिया जाए, जो जो मना किए थे वो सारी चीजें बताएगा भाई जो बताई थी। नहीं भाई को आता है, वो ऐसे कंफ्यूज हो गया, आता है वैसे अंडर प्रेशर। कोई बात। चलिए भाई, ये समझ आ गया आपको। शेयर्स है एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, डिस्क्लोज करना है विद इन 90 डेज, डिस्पोज करना है। चलिए जी, ये हमारी असाइनमेंट क्लियर। अच्छा, असाइनमेंट क्लियर, तो उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अहम नहीं है, ज्यादा अहम नहीं है, ज्यादा अहम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पता है आई कैप क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। दो कंसेप्ट हैं, एक कंसेप्ट में वो हमें ये सिखाएगा ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट, और फिर हमें सिखाएगा कि लॉ ने इतनी जो रिक्वायरमेंट्स हमें कहीं बताई हैं, अगर हम इनके ऊपर अमल ना करें तो क्या होगा, देखिए हम काम नहीं करते जब तक सजा और जजा ना हो, ऐसा ही है ना। तो इसीलिए सजा और जजा क्या होगी अगर कंपनी लॉ की हम रिक्वायरमेंट्स को फॉलो नहीं करते, वो हमारा लास्ट कंसेप्ट है। अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स होते क्या है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सारी कॉस्ट अकाउंट में यही होता है। अच्छा बताइए, क्या हर कंपनी के कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड होते हैं? क्या कुछ के होते हैं, कुछ के नहीं? किसके होते हैं, किसके नहीं? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अच्छा लॉ की आदत है वो एग्जांपल देता है ना तो फिर रुकता ही नहीं है। वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, प्रोसेसिंग कंपनी, माइनिंग कंपनी, प्रोडक्शन कंपनी, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी एग्जांपल। इन शॉर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं, रिक्वायर्ड है। भी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं ना, हर कंपनी में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बनता है, रिटेल में तो नहीं बनती थी ना। तो कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड किन कंपनीज ने बनाना है? कंपनीज इंगेज्ड इन प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एक्टिविटीज, रिक्वायर्ड टू कीप कौन सा रिकॉर्ड? मटेरियल कितना इस्तेमाल किया, लेबर कितनी इस्तेमाल की, और अदर इनपुट्स कितने इस्तेमाल किए। अदर इनपुट से क्या मुराद है? ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, इन सब का रिकॉर्ड रखना है। कह लिया? अच्छा, क्या इनका ऑडिट भी होगा? इनका ऑडिट भी होगा। क्वेश्चन मेरा सिंपल ये है, इनका ऑडिट तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर कर चुका होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स को वेरीफाई किए बगैर इनकम स्टेटमेंट वेरीफाई नहीं हो सकती, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट के बाहर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई नहीं, तो कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड का ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिटर कर चुका होगा। फिर ये जो बात कर रहा है कि कॉस्ट अकाउंट्स का ऑडिट होना है, ये किस ऑडिट की बात कर रहा है? याद रखें, वो जो ऑडिट होता है वो फाइनेंशियल ऑडिट होता है जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर करता है। ये जो एसईसीपी करवा रहे हैं ना, कॉस्ट ऑडिट, इसका फोकस फाइनेंशियल नहीं होता, इसको ऑपरेशनल ऑडिट कह ले। यानी अब सुनिए फर्क क्या है। हालांकि कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड का ऑडिट हम करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं हम, लेकिन उस ऑडिट में हमारा फोकस होता है फाइनेंस। हमने देखना था भाईजान एम्प्लॉय को इसको कितनी सैलरी दी, 10,000, 10,000 पूरा रिकॉर्ड किया कि नहीं, 9 या 11 तो नहीं है। इसको कितने दी, 30,000, पूरी रिकॉर्ड हुई कि नहीं। फाइनेंशियल ऑडिट में हम ये सीखते हैं कि जो सैलरी है वो रिकॉर्ड हो। कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड में ये देखते हैं क्या कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ऑपरेशन में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वायलेशन तो नहीं हुई। ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का ऑडिट होता है, यानी इसका मैनर ऑफ या कंडक्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है फाइनेंशियल ऑडिट से। जैसे इसमें हम ये देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने कहा है एम्प्लॉइज को मिनिमम 30,000 सैलरी देनी चाहिए, क्या ये 20,000 सैलरी तो नहीं दे रहे, ठीक है। फाइनेंशियल ऑडिट में हम देखें भाई जो मटेरियल इस्तेमाल खरीदा है, जितने का खरीदा है उतने का ही एक्सपेंस कंज्यूम रिकॉर्ड किया कि नहीं। लेकिन कॉस्ट काउंटिंग की ऑडिट में अगर एससीसीपी कहे
तो फिर इसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, भाई जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो सेफ्टी, वो हिफाज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक है कि नहीं, एक्सपायर्ड चीजें तो इस्तेमाल नहीं हो रही। ये हम देखेंगे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में जब ऑडिट होगा, कॉस्ट काउंट का ऑडिट उसमें, ठीक है। तो इन भाई बिजली, हमने फाइनेंशियल ऑडिट में क्या देखना था, जितना बिजली का बिल आया उतना एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया कि नहीं, लेकिन जब कॉस्ट काउंटिंग का ऑडिट कर रहे हैं उसमें देखना है जो फैक्ट्री को बिजली मिल रही है ये मीटर से के जरिए से मिल रही है, डायरेक्ट तार तो नहीं लगाई हुई, ठीक है, चोरी की बिजली इस्तेमाल तो नहीं हो रही। तो जहन में रखिएगा, हालांकि कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड का ऑडिट ऑलरेडी हो चुका होता है, लेकिन दोबारा एससीसीपी कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड का ऑडिट क्यों करवा रहा होता है, जिसका फोकस फाइनेंशियल नहीं है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को देखना वो पूरी हो रही है कि नहीं। और ये हर साल नहीं एससीसीपी करवाता, जिसके कंपनी के बारे में उसे शिकायत मिले ना उसका ऑडिट कंडक्ट करवाता है। तो यहां पे आगे चलते हैं, पहले हमें पता चल गया किन कंपनी से कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करवाना है। फिर व्हेन टू कंडक्ट, कब करवाना है कॉस्ट ऑडिट, क्या हर साल करवाना है, नहीं, स्टैट्यूटरी ऑडिट तो हर साल करवाना होता है। ये कब करवाना है, कंपनी उन कंपनीज का होगा जिन्होंने कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उन्हीं कंपनी कब होगा, डायरेक्ट ऑडिट ऑफ कॉस्ट काउंट, कमीशन जब कहेगा, कमीशन कब होगा ऑडिट, और कमीशन को जब किसी ना किसी की तरफ से कोई कंप्लेन मिलती है उसकी तरफ से, जैसे पाकिस्तान में टेक्सटाइल मिल्स की एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन अगर ये कहे कि सर हमारे मीटिंग हो रही थी तो उसमें हमें पता चला कि एक कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही है, ठीक है, वो जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है ना वो बड़ी पुअर क्वालिटी के भेज रहे हैं, सैंपल कुछ और दिखाते हैं और एक्चुअली जिससे हमारी रेपुटेशन इफेक्ट होती है, हमारे अपने ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, जरा इन्वेस्टिगेशन करिए कि ये सामान सही सप्लाई कर रहे हैं कि नहीं ऑर्डर के मुताबिक। अब नॉर्मली फाइनेंशियल ऑडिट में ये चीज नहीं देखी जाती, फाइनेंशियल में देखिए खर्चा कितना हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितने पैसे मिले, इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, खत्म। तो यहां पे फिर कमीशन ऑर्डर करेगा कि कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड का ऑडिट हो, ताकि पता चले कौन सा मटेरियल यूटिलाइज कर रहे हैं, कौन सी लेबर यूज, चाइल्ड लेबर तो नहीं है, कौन सा ओवरहेड यूज कर रहे हैं, चोरी का तो नहीं है, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का ऑडिट करवाया जाएगा इन द मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। यानी इसमें फोकस किसके ऊपर होगा, मटेरियल के ऊपर, लेबर के ऊपर या ओवरहेड के ऊपर, ये रेगुलेटर बताएगा। इसमें आईएसएस को फॉलो नहीं करना होता, ध्यान में रखिएगा, इसमें किसको फॉलो करना होता है, कमीशन के ऑर्डर पे क्या लिखा हुआ है उसको। हु कैन कंडक्ट ऑडिट, कौन ऑडिट कर सकता है, सीए भी कर सकता है, सीए। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो कॉस्ट ऑडिटर है इसकी पावर स्टैट्यूटरी ऑडिटर से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पास कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, लीगल पावर टू सर्च नहीं होती, याद है। लेकिन अब चूंकि ये लॉ ऑडिट करवा रहा है कमीशन, तो कमीशन अगर चाहे तो इसे लीगल पावर टू सर्च भी दे सकता है। तो जो कॉस्ट ऑडिटर है इसके राइट्स भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर से ज्यादा हो सकते हैं, इसकी ड्यूटीज भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर से ज्यादा हो सकती है। हो सकता है कमीशन कहे भाई 100% आइटम को सिलेक्ट करके काम करो, तो राइट्स और ड्यूटीज दोनों ज्यादा हो सकती हैं। क्लियर, यानी जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की राइट्स ड्यूटीज वो तो इसकी है ही है, अगर कमीशन ऑर्डर करे तो उससे ज्यादा भी हो सकते। क्लियर जी, कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड का कंसेप्ट समझ आया। देखिए कोई लाइन रह तो नहीं गई, एक दफा पढ़ के देख लें कोई लाइन जी। इसके एक्सपेंस, हाँ इसके एक्सपेंस कंपनी से निकलवाए जाते हैं, कमीशन इसके एक्सपेंस वो कंपनी से निकलवाए जी। इसको एक दफा पढ़ के देख लें, कोई लाइन रह तो नहीं गई। पढ़ ले जल्दी से, शाबाश शाबाश। पेनल्टी याद करनी है क्या, पेनल्टी याद करनी है, हाँ। गवर्नमेंट की आदत है, एक जगह किताब में पढ़ा था, एक गवर्नमेंट की आदत है, गवर्नमेंट से कुछ भी पीछे पूछे गवर्नमेंट कहती है नो, ये काम कर ले, गवर्नमेंट कहती है नो। गवर्नमेंट कहते हैं माँ की तरह होती है, बच्चे माँ से ज्यादा रहे, बाहर चले जाए, वहां क्या है नो, ये चीज खा ले नो, खराब हो गई नो। तो गवर्नमेंट माँ की तरह होती है, नो। हर कोई भी साहब ये काम कर ले, नो। और उस्ताद बाप की तरह, कोई भी चीज पूछ ले, सर ये कर ले, यस कर ले, कौन सा मैंने करनी है, कौन सा कर ले, समझ गए। तो मुझसे जो भी सवाल पूछेंगे ना, सर ये कर ले, मैं रिस्क नहीं लूंगा। हमारे पार्टनर से खाया था एक दफा, रिस्क नहीं ना, तो रिस्क नहीं लिए ना, मैं कह दूं नहीं, और वही क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर का, और आप कहें सर यही 2 नंबर थे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपने करवाया ही नहीं हुआ था, आपने कहा था छोड़ देना, वही 2 नंबर आए और मैं फेल हो गया। मैंने कहा अच्छा कितने मार्क्स आए, सर 23। फेल मार्क्स कितने हैं, 23। फेल किस वजह से हुए, वो क्यों, सर कॉन्फिडेंस लूज हो गया था,
कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। क्या हो गया था? कॉन्फिडेंस। 2 नंबर का परेशान हो गए। 98 मार्क्स का जो पेपर आता था उसने कॉन्फिडेंस नहीं दिया, जो 2 नंबर का पेपर आता था उसने कॉन्फिडेंस छीन लिया। तो भाई इतना कॉन्फिडेंस हल्का ना रखे जो 2 नंबर के क्वेश्चन पे लूज हो जाए। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं पेनल्टीज। दिखने में आपको लग रहा होगा ये लंबा चौड़ा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, काम की बात इसमें सिर्फ 4 ही है। देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, कंपनीज एक्ट ने पेनल्टीज को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। हमारे जमाने में पेनल्टी ना हर सेक्शन की अलग पेनल्टी होती थी, हर सेक्शन की अलग। फिर इन्होंने उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया। उन्होंने कहा जितनी भी वायलेशन होगी, जितने भी कंपनी लॉ के अंदर जुर्म होंगे ना, उनको हम 3 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, लेवल 1 का जुर्म, लेवल 2 का जुर्म, लेवल 3 का, और इनकी स्टैंडर्डाइज पेनल्टी होगी। जहां कहीं लेवल 1 होगा उसकी पेनल्टी, लेवल 2 पेनल्टी स्टैंडर्ड। अब चूंकि लेवल 1 सबसे छोटा है और सबसे छोटा आपको पता है इमटेरियल होता है, उसको हमने इग्नोर ही कर दिया। हमने कहा हमारे ऊपर अगर कोई पेनल्टी लगानी है कम से कम लेवल 2 लेवल 3 की तो लगाओ, ये बल्कि ऐसा करो हम पे भी लगाओ। अच्छा बताइए, वायलेशन लॉ की ऑडिटर कर सकता है, कंपनी कर सकती है, दोनों? हमने कहा हम वायलेशन करें हमारे पे पेनल्टी लगाओ, कंपनी करे कंपनी पे लगाओ, लेकिन हमारी बारी लेवल 2 की पेनल्टी होनी चाहिए। हाँ, और कंपनी की बारी लेवल 3 की पेनल्टी। ठीक है, चलिए अब देखें क्या कह रहा है सिचुएशन। किताब अगर नजर नहीं आ रहा किताब पे देख लीजिए अपनी, या ऐसा करते हैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। 4 सिचुएशंस हैं जो लॉ ने डिस्कस की है। पेनल्टी देख लेते हैं हम। पहली सिचुएशन क्या है? कह रहा है अगर घर में कोई रिश्ते वाला आए, पूछे बच्चा क्या करता है, बच्चे का कैफ फंसा हुआ है 2.5 साल से, और वह कहे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो कोई मसला नहीं, लॉ को कोई मसला। लेकिन अगर कंपनी किसी ऑडिटर को अपॉइंट करने जा रही हो और वो फाइनलिस्ट और कह दे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, फिर मसला है। क्या कह रहे हैं? ए पर्सन हु इज नॉट क्वालिफाइड या सब्सिक्वेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाता है लेकिन ऑडिटर के तौर पे काम करता रहता है, तो पेनल्टी होनी चाहिए कि नहीं? किस लेवल की? आगे यही लिखा है, लेवल 2 की पेनल्टी। फिर आगे क्या कह रहा है? ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट किसने साइन करनी होती है? एंगेजमेंट। अगर मैनेजर कहे सर 10 साल हो गया मुझे फर्म में, सैलरी आप जितनी को बढ़ा रहे हैं, आपको भी पता है मुझे भी पता है, कोई मसला नहीं सैलरी का, लेकिन कब मुझे इजाजत दीजिए, अगर आप ऑफिस में मौजूद ना हो मैं रिपोर्ट पे साइन कर लिया करूं। अगर इंगेजमेंट पार्टनर के अलावा कोई पर्सन साइन कर दे रिपोर्ट पे, करना चाहिए कि नहीं? लॉ ने मना किया हुआ है। कोई और पार्टनर कर दे तो वो ठीक है, पार्टनर कर सकता है, पार्टनर के अलावा कोई नहीं, चाहे वो उस ऑडिट में इन्वॉल्व क्यों ना रहा हो। अगर कोई और साइन, यही कह रहा है, इफ ऑडिट रिपोर्ट या रिव्यू रिपोर्ट और एनी अदर डॉक्यूमेंट इज साइंड और ऑथेंटिकेटेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्ट। यानी एक्ट क्या कहता है कि साइन कौन करेगा? पार्टनर करेगा। अगर पार्टनर के अलावा किसी मैनेजर ने कर लिया, उसको सलाह मिलनी चाहिए कि नहीं? किसको? पार्टनर को कि मैनेजर को? पार्टनर को। क्यों? साइन में उसने इजाजत नहीं दी थी, तो चोरी छुपे उसने कर लिया। पार्टनर ने, अगर पार्टनर ने इजाजत दी थी उसको भी पेनल्टी पड़ेगी। कौन सी लेवल की? लेवल 2 की। भाई रिपोर्ट पे साइन, मुझे याद है कंपनी लॉ में केस स्टडी होती थी, उसमें कोई जोहरा बीबी थी, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, उसने ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर दिए थे। उसने पूछा था क्या होगा, हमने कहा अब तो पेनल्टी होगी। किस लेवल की? लेवल 2 की। अच्छा, अब इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में जो फर्क ढूंढेगा उसको 100 रुपया इनाम मिलेगा। If auditor's report or review report or any other document is untrue or fails to bring out material facts about affairs of company, ये और ये क्या है? If the auditor's report is made with intent to profit the auditor or any other person or to put another person to disadvantage or loss for a material considered। ये पहले इनसे वादा किया था, इनसे। जी भाई नहीं बताना क्या? हाँ जी, शाबाश शाबाश। ये जो नीचे दोनों में देखे, कॉमन दोनों में क्या चीज है? दोनों में कॉमन ये है कि रिपोर्ट गलत है। इसमें भी ऑडिट रिपोर्ट गलत है, इसमें भी गलत है, अनट्रू है। अनट्रू का मतलब गलत ही है ना, ठीक है। हाँ, इसमें इंटेंशनली ऑडिटर ने मिल के कोई फ्रॉड को छुपाया है ताकि शेयर होल्डर को नुकसान हो जाए या उससे और मैनेजमेंट को फायदा हो जाए जान। और ऊपर वाले में अनइंटेंशनली वो मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर सका। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर साबित होगा इंटेंशनल थी कि नहीं थी। लेकिन अगर साबित हो जाए तो मुझे बताइए इन दोनों की क्या जो पेनल्टी है सेम होनी चाहिए कि डिफरेंट होनी चाहिए? इसकी ज्यादा होनी चाहिए इससे। इसकी तो है लेवल 2, इसकी क्या है?
लेवल 2 प्लस इम्प्रिजनमेंट, जेल में डाल दो इसे, जेल की चक्की पिसवाओ, कैद बा मुशक्कत। तो देखें यहां पे कह रहे पेनल्टी भी आएगी लेवल 2 की। आगे पेनल्टी को एक्सप्लेन कर रहा है कि लेवल 2 की पेनल्टी होती कितनी है, 1000 रुपया रोज का, मैक्सिमम 5 लाख। पेनल्टी के साथ इम्प्रिजनमेंट भी कह रहा है 2 साल, और 1 मिलियन जुर्माना भी अदा करेगा। वो तो मर जाए नहीं ना, ये है। अब तो ये समझ आ गई आपको भाई, इन दोनों में फर्क समझ आया कि नहीं आया? आखिरी अब आइए कंपनी की बात। अगर हम कोई इंफॉर्मेशन कंपनी से मांगे, कंपनी इंफॉर्मेशन ना दे, हम स्टॉक काउंट करने जाए, कंपनी दरवाजे बंद कर ले, ठीक है? तो इस अच्छा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड तो सॉफ्ट व्यू रखते हैं ना, वो सजाएं नहीं देते ऑडिटिंग मैनेजमेंट को, क्योंकि वो लॉ नहीं है। वो सिर्फ इतना कहते हैं ऑडिटर को स्कोप लिमिटेशन करके रिपोर्ट को मॉडिफाई। कमीशन कहता है ना ना ना, सिर्फ स्कोप लिमिटेशन नहीं, जो मैनेजमेंट ऑडिटर के साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं करेगी, उसे हम इबरत का निशान बनाएंगे, उसको हम इबरत का निशान बनाएंगे, उसको हम सूली पे उल्टा लटकाएंगे। अब सुने किसको कि इफ कंपनी आर एन ऑफिसर ऑफ कंपनी विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, यानी कोई वैलिड रीजन नहीं है, कोई कोरोना वगैरह आ जाए तो वो वैलिड रीजन हो सकती है, वरना डज नॉट अलाउ ऑडिटर एक्सेस टू बुक्स एंड पेपर्स ऑफ कस्टडी, बुक्स एंड पेपर्स को नहीं देते, हालांकि उसकी जिम्मेदारी है देना। स्कोप डज नॉट प्रोवाइड ऑडिटर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड बाय हिम, स्कोप हालांकि उसकी जिम्मेदारी है। डज नॉट गिव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग टू ऑडिटर, हालांकि उसका राइट है। और आगे ऑब्स्ट्रक्ट्स आर डिलेज एंड ऑडिटर इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, ऑडिटर को उसकी ड्यूटीज जो है वो सही तरीके से परफॉर्म, ठंडी चाय देते हैं, दोपहर का खाना भी डाल देते हैं हर रोज, उसके कमरे की सफाई नहीं करते, ठीक है? तो भाई वो काम सही कर सकता है क्या? नहीं। तो ये है ऑब्स्ट्रक्ट्स आर डिलेज इन परफॉर्मिंग या प्रोवाइड फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, ऑडिटर को गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। तो फिर बताइए लॉ ने क्या कहा? नहीं छोड़ूंगा, क्या करूंगा? हाँ जी, ठीक है। पेनल्टी क्या होगी? लेवल 3 की। हाँ आगे ये ध्यान में रख। अच्छा अगला कंसेप्ट लॉ ने नहीं बताया लेकिन प्रैक्टिस का, इसलिए आपको एडिशन बताया, पसंद आए तो याद कर ले वरना नहीं, कि ये 2 सजाएं, जैसे उसने ये कहा ना यहाँ पे कि कंपनी के पास अगर लॉफुल जस्टिफिकेशन है तो फिर कोई मसला नहीं है, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन ये काम करेंगे तो सजा। उसी तरह ऑडिटर ने भी अगर ये काम किया ना, ये वाला काम, लेकिन हाँ उसके इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से वो नहीं डिटेक्ट कर सका, फिर सजा नहीं मिलनी, फिर सजा नहीं। प्रैक्टिकली ऑडिटर को सजा बिल्कुल मिल सकती है, बिल्कुल मिलती भी है। पेनल्टी अच्छी खासी, उनको 10-10 साल के लिए प्रैक्टिस करने से, जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट को 10 साल के लिए प्रैक्टिस करने से पाबंदी लगा दी जाए, मौत से बुरा हाल होता है उसका, वो क्लर्क वाली जिंदगी गुजारता है, और एक दफा जब आप पीक पे पहुंच जाए ना, फिर वो नीचे लेवल की जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। तो सजाएं मिलती है, कैद ना भी मिले, लाइसेंस कैंसिल हो जाना, जरूर सुनना। वो कह रहा है लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, फिर पढ़ाना ही पड़ेगा आपको। अब तसल्ली हो गई, मर्जी है भाई आप। चले ठीक है जी, इसके साथ हमारा आज का लेक्चर और चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। असाइनमेंट लाजमी करके आएगा असाइनमेंट। अल्लाह हाफिज।